गुरु तेग बहादुर की आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब गुरु तेग बहादुर जी के बाद हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। किसकी बात करेंगे? गुरु गोविंद सिंह। आप जानते इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं, इनका समय कितना है? 1675 से 1708। 1675 से 1708 का समय जो है ये गुरु गोविंद जी का है। इनके समय की महत्वपूर्ण चीजें थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए, इनका जन्म तो ये बिहार में हुआ था, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इसके बाद सिखों में जो परंपरा थी उसका समापन हो गया, और जो गुरु ग्रंथ साहिब उसी को ही गुरु मान लिया गया। ठीक है, आप देखोगे कि इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, सिखों को थोड़ा एकजुट करने के लिए, इन्होंने 1699 में दल खालसा की स्थापना किया 1699 में। और आप देखोगे कि इन्होंने एक चीज ये किया कि आदि ग्रंथ को फिर से संकलित कराया, पुनः आदि ग्रंथ की संकलन का कार्य इन्होंने किया। और फिर इसके बाद सिखों के लिए, जो सिख सैनिक हैं उनके लिए खालसा, सिख सैनिकों को खालसा सैनिकों में एक प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास इन्होंने किया। जो सिख सैनिक थे उनको खालसा में परिवर्तित कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, सिखों के लिए 5 कंकार की बात किया इन्होंने। सिखों को 5 कंकार जो सिखों की पहचान से जुड़ा हुआ था, जैसे केश, कंघा, कक्षा, कड़ा, कृपाण, ये सारी चीजें इन्होंने सिखों की अस्मिता से जोड़ा। तो ये 5 कंकार की जो व्यवस्था है वो भी गुरु गोविंद सिंह के समय से आपको दिखाई देती, और ये अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी है कि जो सिख है उसको इन सब चीजों को धारण करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने अलग त्यौहार भी, सिखों का एक अलग त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू की, जिसको कहते हैं पाहुल नाम का एक सिख त्यौहार जो है उसको भी शुरू किया। इसके अलावा एक देखोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने एक पहाड़ी प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है, जो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर एक पाओंटा नामक किला जो है उसको स्थापित करवाया, और यहीं पे सिख सैनिकों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया। मतलब हिमाचल प्रदेश के पाओंटा में एक किला स्थापित करवाया, और वहीं पे सिख जो सैनिक हैं उनको ट्रेंड करने का कार्य होने लगा। और एक चीज और यहाँ समझना पड़ेगा कि इन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और उनको योग्य सैनिकों में परिवर्तित किया। इसके अलावा कृष्ण अवतार नामक जो ग्रंथ है ये भी इन्होंने लिखा था। कृष्ण अवतार नामक पुस्तक की इन्होंने रचना किया, और कृष्ण अवतार के साथ साथ इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? विचित्र नाटक। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में बहुत मजबूत करने का प्रयास किया, सुदृढ़ करने का प्रयास किया, और इसी सुदृढ़ता को, मजबूती को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई किले बनवाए, जैसे लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केशगढ़, ये तमाम किले इन्होंने बनवाए। ठीक है, और लगभग 80,000 से ज्यादा सैनिकों की एक खालसा सेना तैयार किया जो सिख राज्य को सुरक्षित रखेगी। मतलब खालसा सेना जो है वहां, यहां पर आपको 80,000 से ज्यादा खालसा सैनिकों की स्थापना, एक प्रकार से सेना इन्होंने बना लिया। ठीक है, आप देखोगे कि खालसा सेना जब तैयार हो गई तो इनका, आपको पता है, मुगलों से संबंध तो वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा था सिखों का, तो मुगलों से संबंध और खराब हो गया। और फिर 1708 में नांदेड़, जो महाराष्ट्र का नांदेड़ है, वहां पर एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अजीम खान नाम था उसका, उसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। और यहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह इस संसार से विदा हो गए।
इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान था, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट था कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए लबरेज थे। 80,000 की खालसा सैनिकों के साथ जो है उन्होंने एक पूरा दबाव बना दिया था मुगलों के ऊपर। तो यहाँ ये चीज़ें हैं कि जिससे आपको समझना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य रूप से उनको उनके धार्मिक आधार पर पंच ककार आप देखोगे। इसके अलावा आप देखोगे कि पाहुल त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। पाहुल त्यौहार के साथ साथ आप ये देख रहे हो कि इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक किला बनाया जहाँ पे वो ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से सिखों के एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बड़ी जरूरी थी और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इनको हिंदी, संस्कृत, फारसी कई भाषाओं के जानकार थे गुरु गोविंद सिंह जी। कई भाषाएं आती थीं, पंजाबी आती ही थी और इन्होंने सिखों के नाम के आगे सिंह जोड़ने की बात किया और जो महिला हैं जो सिखों के परिवार की, उनके नाम के आगे कौर जोड़ने की परंपरा को शुरुआत किया इन्होंने द्वारा ही। ठीक है, ये टाइटल उन्होंने दिया है। तब से लोग आप देखोगे कि सिखों के यहाँ सिंह लगाते हैं, कौर लगाती हैं महिलाएं। ये टाइटल गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और एक बात बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा। और समझिएगा, इन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। एक आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति थे और कॉन्फिडेंस ऐसा था कि देश में नई चेतना को उत्पन्न करने का इन्होंने प्रयास किया। और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में आप देखोगे कि सिख एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। और औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है आप देखोगे कि गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं उन्होंने औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी है, जैसे बहादुर शाह आया ना, बहादुर शाह आया तो बहादुर शाह को गुरु गोविंद जी ने यहाँ पे सहयोग दिया था। और उसके बाद बहादुर शाह, क्योंकि 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ में और 1707 में आपको बहादुर शाह गद्दी पे आ गया था, उसके बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप देखोगे कि 1707 में बहादुर शाह जब आया तो सिखों से संबंध बेहतर करने के लिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। मतलब जात क्या होता है? किसी भी मनसबदार की हैसियत, पद प्रतिष्ठा, वेतन को रिप्रेजेंट करता है। सवार क्या होता है कि वो कितने घुड़सवार रखेगा, कितने हाथी रखेगा, कितने घोड़े रखेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी हैसियत और अपनी स्थितियों को मजबूत बना लिया था औरंगजेब के बाद। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद जो है आप देखोगे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा जो है समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके बाद बंदा बहादुर ने किया। लेकिन गुरु अब कोई नहीं बनेगा, गुरु अब बनेगी केवल गुरु ग्रंथ साहब, उसी को अपना गुरु मान लिया गया। क्या बात समझ में आई सबको? तो थोड़ी सी बात हम करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। ये सिखों के 10वें, ठीक है, और अंतिम गुरु थे। 10वें वे अंतिम गुरु थे। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, अभी मैंने बताया था। पटना में जन्म हुआ। 10वें एवं अंतिम गुरु थे, आखिरी गुरु थे। इसके बाद जो है वो गुरु गोविंद साहब, जो आप देखोगे कि इसके बाद किसको गुरु मान लिया गया। इसके बाद आप देखते हो कि सिखों को यहाँ पे ये माना गया कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो गुरु अब हो जाएंगे। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को इसके बाद गुरु मान लिया गया। ठीक है, गुरु मान लिया गया। ये बात। इसके बाद फिर क्या और क्या चीजें इनके साथ हैं? एक तो इन्होंने ये कहा कि मैं दल खालसा
1699 में दल खालसा की स्थापना, दल खालसा की स्थापना की इन्होंने, दल खालसा की स्थापना 1699 में। और आदि ग्रंथ को पुनः संकलित करवाया, पुनः संकलित करवाया, आदि ग्रंथ को पुनः संकलित कराया एक बार फिर से। इसके बाद और क्या किया, पंचककार की बात किया। पंचककार क्या है, केश कंघा, कक्षा, कृपाण, ठीक है, कड़ा, ये ठीक है। इसके अलावा पाहुल नामक त्यौहार मनाना शुरू किया, पाहुल त्यौहार मनाना शुरू किया, ठीक है, शुरू करवाया। शिष्यों के लिए, शिष्य जो पुरुष थे उनके लिए सिंह की उपाधि, और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए कौर की उपाधि, महिलाओं के लिए कौर की उपाधि इन्होंने स्टार्ट किया, कौर की उपाधि, ठीक है। इसके अलावा पांटोवा कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ सिख सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया, ठीक है। सिख सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हुआ यहाँ पे। ये चीज देखिए, पांटोवा में इन्होंने किले का निर्माण करवाया था, ठीक है, किले का निर्माण कराया था। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में कन्वर्ट कर दिया था, वही जो लड़ाकू जाति, ठीक है, लड़ाकू जाति में कन्वर्ट किया। इसके अलावा कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक, कृष्ण अवतार नामक पुस्तक लिखी, कृष्ण अवतार पुस्तक इन्होंने लिखी। और विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा थी, विचित्र नाटक। इसके अलावा संस्कृत, फारसी, हिंदी, पंजाबी भाषा के जानकार थे, बहुत अच्छे भाषा के जानकार, ठीक है, संस्कृत, फारसी, हिंदी, पंजाबी भाषा के जानकार थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कई किले विस्थापित करवाए थे, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, कई किले, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, ठीक है। इसके अलावा केशगढ़ में भी ये सारे किले इसलिए स्थापित किए थे कि सैन्य शक्ति के रूप में मजबूती मिले, सैन्य मजबूती के लिए, ठीक है, सैन्य मजबूती के लिए इन्होंने ये किया।
ये सब क्या थे? किले थे जो स्थापित करवाए इन्होंने, किले स्थापित करवाए। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे आगे क्या होता है। इनके संबंध में एक बात कही जाती है, ये कहते हैं कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा। ठीक है, चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा। इसके अलावा और मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ठीक है, निकाल दूंगा। इनके बारे में ये बात कही जाती है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। तो ये बात यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि मैं सबको सिंह बनाने की क्षमता रखता हूं, अगर आप मेरे साथ आओ तो। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा एक चीज और समझना है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर आया तो इसने इन्हें 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया। ठीक है, 5000 जात और 5000 सवार। और यहीं से आप देखोगे कि एक पूरा राजनीतिक रूप से इनकी सत्ता जो है आपको दिखाई देगा कि जो गुरु गोविंद सिंह की हैसियत, इनकी पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह को यहां मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ, महाराष्ट्र के ये नांदेड़ में गए हुए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1707 में एक अफगान द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक, आप देखोगे कि अफगान एक पठान था, अजीम खान। ठीक है, पठान, इसलिए इसको अफगान जगह यहां कर दो, पठान अजीम खान द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये पूरी बात जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सारी चीजें हैं, और ये देख रहे हो आप कि इन्होंने एक सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सबसे बड़ा काम था इनका, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, सिखों को स्थापित कर दिया, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और इसके बाद जो गुरु परंपरा है वो समाप्त हो गई, और इनका उत्तराधिकारी कौन आता है? बंदा बहादुर। अगली क्लास में हम लोग बंदा बहादुर पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपको समझ में आया। और हमारा प्रयास यही है कि कैसे आपको आसानी से समझाया जाए, कोई ऐसी बात ना हो जो आपको समझ में ना आए। मैंने प्रयास किया है कि पूरी जो ये जो गुरुओं की परंपरा है वो आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए। कैसे कैसे आप समझोगे, क्या क्या परिवर्तन आया हर गुरु के समय में, ये परिवर्तन आपको यहाँ समझना पड़ेगा। आपने देखा कि परिवर्तन गुरु अर्जुन देव के ही समय से आ रहा है, क्योंकि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र, तीसरे पुत्र को गुरु अर्जुन देव को गद्दी दिया। उसके बाद से बड़े परिवर्तन सिखों के इसमें आपको दिखाई देता है।
और धीरे धीरे करते करते सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए गुरु गोविंद सिंह के आते आते। और आगे चल के आप बंदा बहादुर के समय में देखेंगे और ज़्यादा इनका विस्तार होता। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। ओके।